नमस्ते हमारे प्यारे भाई। पहले तो जिन बच्चों का एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम है उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से जो है पेपर करना, कॉन्फिडेंस रखना अपने आप में। और हमने आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट जो पेपर में सीधा फंसने वाला है गणित का पढ़ाया है। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, तो मैं अपना रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हो चुका हूं। और मैंने साफ साफ लिख दिया कि इससे ऊपर रेलवे के एग्जामिनर की हैसियत नहीं है कि वो सवाल पूछ ले। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे सिलेक्शन वे पर, तो ऑलरेडी मैंने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है। वो इजी लेवल का था, इसका लेवल इजी था। लेकिन आज का जो जो है प्रैक्टिस सेट है, इसका लेवल है मॉडरेट से डिफिकल्ट। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें मैं आपको गणित के बेस्ट 35 सवाल करवाने वाला हूं, जो सारे के सारे ही प्रीवियसर क्वेश्चन है। लेकिन प्रीवियसर में से जो है बेहतरीन 35 मैंने छांट के निकाले, नॉर्मल वाले नहीं है मेरे भाई। अगर आप इस टेस्ट में 35 में से 27-28 सवाल भी खुद से कर पाते हो, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छा है, आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है जी। तो मैं आप रेलवे का एग्जाम इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। आप पूरा सेट लगाइएगा और एंड में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने खुद से कितने सवाल इसमें से ठीक कर लिए। प्यारे दोस्त, तैयार हैं आप? अच्छा, इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि हमारी जो प्लेलिस्ट है भाई, अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन, रेलवे के सारे लेटेस्ट एग्जाम के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के बेस्ट 100 सवाल, और रेलवे के यहां पे ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 1 हुआ था उसके भी टॉप 100 सवाल। ये टफ वाले सवाल हैं जो पेपर में सबसे बढ़िया क्रीम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इनको जो है जरूर करके जाइएगा मेरे प्यारे भाई, इनको छोड़ के मत जाना, क्योंकि रेलवे के पास वही लिमिटेड सवाल है, उन्हीं में से वो फेरबदल करते रहता है। दोनों वीडियो देख लीजिएगा, जो है डायरेक्ट सवाल दिखेंगे आपको यहां से डेटा बदल के। चलो बच्चों, शुरू करें। जो उसके साथ शुरू करते हैं, पहला सवाल मेरे प्यारे भाई, आइए रेलवे का ही पूछा हुआ है। एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और छुट्टियों के दौरान सेम कॉस्ट प्राइस की 15 किताब के पैक को खरीदने पर एक किताब फ्री भी देता है। इस प्रकार सेलर को 35% का गेन लाभ होता है। तो पूछा है, बाई वॉट परसेंट इज द मार्क्ड प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? समझ में आया? बहुत सारे तरीके सवाल को करने के हैं, पर मैं आपको बेस्ट बताऊंगा रेशियो मेथड, जो हर सवाल में लग जाएगा। मान लीजिए मेरे प्यार में एक किताब का कॉस्ट प्राइस है सीपी और आपने इसका मार्क प्राइस लगाया है एमपी। तो ये क्या आ गया? ये आपने बुक का मार्कअप कर दिया सीपी से एमपी। फिर आप क्या करते हो? बुक के अंकित मूल्य पर 4% की डिस्काउंट दे दो। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया भाई 1/25 का आप डिस्काउंट देते हो। 1/25 का डिस्काउंट दोगे तो 25 की किताब कितने में बिकोगे? 24 में बिकोगे मेरे भाई। फिर आप क्या करते हो कि आप ऑफर भी चला रहे हो छुट्टियों में, हर 15 किताब पर एक किताब फ्री दे रहे हो आप। ठीक है ना? यानी कि आप टोटल 15 16 किताब देते हो और 16 में से एक फ्री रहेगी। यानी कि आप टोटल 16 रुपए के सामान पे एक का डिस्काउंट दे रहे हो। 16 का सामान कितने में बेच रहे हो? 15 में। इनकी सीधी सीधी गुणा ही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर आएगा। और लाभ हुआ कितना है? 35%। सबको पता है 5% 1/20, 35% 7/20। 7/20 का लाभ हुआ, यानी कि 20 पे 7 का प्रॉफिट हो, तो 20 का सामान कितने में बिका है? 27 में। मैंने इक्वल कर दिया। कॉन्सेप्ट है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होता है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। चलो सिंपल सा करना है। 3 अट्ठे 24 और ये आ गया 3 नाम 27। 8 दूनी आपका 16 चला गया मेरे भाई। ठीक है? 2 से 20 आपका 10 बार चला ही गया है। ठीक है? 5 पच्चे 25 और ये 5 दूनी 10। 3 तिया 9 और ये बच्चों आपका 3 पंजे 15। यहां तो कोई परेशानी, 5 से आपका 5 कट भी गया। तो एमपी से सीपी का रेशियो कितना आ गया भाई? एमपी से सीपी का रेशियो आ गया 3/2। 3/2 सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 है, तो कॉस्ट प्राइस 2 से मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1/2 यानी कि 50%। तो मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर यहां से डी वाला सही है भाई। मुझे लगता है सब भाइयों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलोगे।
एक वर्ग का क्षेत्रफल 81x² प्लस 72x+16 है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप बताओ। है ना, वेरिएबल में दिया है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो साइड का स्क्वायर। अब आपको यहां पे एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग की भुजा निकालने, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी? इसका अंडर रूट। अब बताओ ये किसका स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई? बताइए। 81x², 9x का वर्ग है। 4, ये 16 किसका है? 4 का वर्ग है। तो 9x+4 का होल स्क्वायर हो गया ना। ये 9x+4 का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे 81x² प्लस 16 प्लस 2 भी करेंगे तो 2 नाम 18 चौक 72x। इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा? 9x+4। तो ये स्क्वायर की साइड आ गई 9x+4। बताओ कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ये दिख रहा है सामने, बी ऑप्शन। 2 कॉमन लेके लिख दिया, 2 से अगर गुणा कर दो कि 9x और 2 दूनी 4। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन है। आ जाइए भाई, सवाल नंबर 3। 496 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसा और 20 पैसे के सिक्के हैं जिनकी वैल्यू का रेशियो 13:4:2 है। तो पूछा यह गया है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछिए। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान सुनेगा। हमारे पास 1 रुपए के 50 पैसा क्या होता है? 98, आधा रुपया। और 20 पैसे का मतलब क्या होता है? 20/100, 1/5 रुपया। हमारे पास 1 रुपया के 50 पैसे के और 20 पैसे के सिक्के हैं और इन सिक्कों की जो वैल्यू है, इन सिक्कों की जो कीमत है, उसका रेशियो कितना है? 13:4:2। 13:4:2। सवाल में पूछा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है ना। सिक्कों की संख्या पूछी, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यानी कि अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो मुझे सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। सवाल में सिक्कों की वैल्यू का अनुपात दिया, लेकिन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब आप बताओ, 1 रुपए के सिक्कों की वैल्यू 13 रुपए, तो कितने सिक्के रहे होंगे? 13। आप बताओ, 98 के सिक्कों की वैल्यू 4 रुपए, तो कितने सिक्के रहे होंगे? 8। भाई आधे आधे रुपए के सिक्के की वैल्यू 4 रुपए, तो कितने सिक्के होंगे? डिवाइड करने से आ जाएगा 8। आप बताओ, 20 पैसे के सिक्कों की कीमत 2 रुपए है। 20 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कीमत कितनी है? 2, तो कितने सिक्के रहे होंगे? 10 है भाई। 2 कीमत है, एक सिक्के की कीमत कितनी है? 1/5, तो कितने सिक्के डिवाइड कर देंगे? यानी कि सिक्कों की संख्या का रेशियो 13, 8, 10 आ गया। तो टोटल सिक्के कितने? 13, 8, 21 और 10, तो टोटल सिक्कों की संख्या 31। सवाल के अनुसार कुल सिक्के हैं कितने? 496। तो 31 से कम 31 बच गया 18, 186। तो 31 छिक्का 186 ये आ गया। 16 से गुणा, तो 1 रुपए के सिक्के कितने 1 रुपए के सिक्के हैं बच्चों? तो 13 की वैल्यू भी 16 से गुणा कर देंगे तो 160 और 48 यानी कि 200, 208 इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन से भी कोशिश कर सकते थे कि यहां पे 1 रुपए के सिक्कों की वैल्यू 13 है तो 13 सिक्के होने चाहिए, 13 का मल्टीपल आंसर चेक कर सकते थे यहां पर ना, है ना। जैसे ये वाला आंसर हट जाता, ये हट जाता। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे। ये बताइए बच्चों, बहुत चुन चुन के सवाल मैंने आपको डाले, पानी करवाओ यार। बाई सेलिंग ए मोबाइल एट ए 36% डिस्काउंट इस सेलर इनकर से लॉस ऑफ 10%। एक मोबाइल को 36% डिस्काउंट पर बेचने से एक सेलर को 10% लॉस होता है। प्रोडक्ट का, मोबाइल का जो एमआरपी है वो है 18,000 रुपए। तो पूछा कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए सेलर को जिससे कि 30% का प्रॉफिट हो। सेलर को कितना परसेंट छूट पर मोबाइल फोन बेचना चाहिए कि 30% का लाभ हो। देखिए सवाल में परसेंटेज ही पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को रेशियो से सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 100 मान के सॉल्व करते। सारे तरीके अपने आप में बढ़िया हैं, सारे तरीके बढ़िया हैं। जो आप चाहो तो मैं तो वो बताने के लिए तैयार हूं मेरे दोस्त। ठीक है, 100 वाला मैं आपको तरीका बताता हूं। एक बात ध्यान रखिएगा कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट या लॉस ऐड करोगे क्या आएगा? बस इतना ही तो ध्यान रखना है आपको। सवाल में क्या पूछा है? मोबाइल को कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचना चाहिए। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मैंने मान लिया कि वस्तु का मार्क प्राइस कितना है,
100%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैंने मान लिया कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100%। एक मोबाइल को 36% छूट पर बेचते 10% का लॉस होता है। लॉस किस पे होता है मेरे भाई? सीपी पर। मैंने मान लिया कि मोबाइल फोन का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। मान लिया मोबाइल फोन का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। एक मोबाइल फोन 100 रुपए का है। आप मोबाइल फोन बेचते हो, आपको कितना 10% का नुकसान होता है। अगर 100 पे 10% का नुकसान हुआ तो मोबाइल फोन बिका कितने में? 100 पे 10% नुकसान हुआ, मोबाइल फोन बिका कितने में? 90 में। जबकि आपने मोबाइल फोन को बेचा कितने में? 36% डिस्काउंट में बेचा है। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100% है, 100% में 36% डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे कितने में? 100 में से 36 घटाइए, यानी कि सामान को आप मार्क प्राइस के 64% में बेचोगे। यानी कि आपने सामान बेचा 90 में, जबकि बिका कितने? मार्क प्राइस के 64% में। बोला अगर 30% प्रॉफिट कमाना है तो कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए? क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्या है? 100। अगर 100 पे 30% का लाभ कमाना है तो मोबाइल फोन कितने में बेचना पड़ेगा? तो 130 की वैल्यू क्या आ जाएगी? नहीं निकाल सकते क्या? अगर 90 की वैल्यू 64% है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 130 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 से गुणा, 0 से 0 कट गया। अब आप या तो मल्टीप्लाई मत करो, 64 तो 9 से भाग हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 एक 64, तो 7 प्लस 1/9 और गुणा 13% ही आ जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर। बताइए कितना हो गया? 13 सत्ते और 13/9 यानी कि 1 सही 4/9, तो 91 में 92 सही 4/9% आ गया क्या? क्लियर है? यहां तक किसी कोई परेशानी? 92:4/9% आ गया ना। 13 सत्ते 91 प्लस 13/9 का मतलब 1 सही 4/9, तो 91 92 सही 4/9% हो गया। यानी कि जब आप मोबाइल फोन को 30% लाभ पर बेचेंगे तो सामान मार्क प्राइस के इतने परसेंट में बिकेगा। 100% के एमआरपी का सामान इतने में बिका है सचिन। 100% के एमआरपी का सामान 92 सही 4/9% में आपने बेचा, तो जितना कम बिका वही तो डिस्काउंट है, जितने कम में बेचा है। तो 100 में से 92 नहीं 93 घटाओ 7 और 4/9 घटाएंगे 5/9, यानी कि आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 7 सही 5/9% डिस्काउंट। ये बेस्ट मेथड हो जाता है। बड़े बड़े सवाल अप्रोक्सीमेशन से भी निपट जाते हैं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस क्या लॉजिक लगाया? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट लॉस ऐड करो, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाओ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया बेसिकली। सवाल नंबर आपके सामने 5 टर्म एंड वर्क का दिख रहा है। ए 66 सही 2/3% काम कितने दिन में करता है? 8 दिन में। बी जो है ए से 40% कम एफिशिएंट है, दोनों ने 5 दिन काम किया फिर छोड़ के भाग गए। सी ने बचा काम 6 दिन में किया। पूछा है ए और सी मिलकर ओरिजिनल काम कितने दिन में करेंगे, यही सवाल है। तो देखिए ए 66 सही 2/3% काम करता है 8 दिन में। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। 33 सही 1/3%, 1/3। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। ए 2/3 काम करता है 8 दिन में, यानी कि अगर टोटल काम 3 है तो 3 में से 2 कुर्सी बनाता है 8 दिन में 4 गुना। तो ए पूरा काम करने में कितना समय लेगा? 3 का 4 गुना 12 दिन, यानी कि ए पूरा काम करेगा 12 दिन में। बी ए से 40% कम एफिशिएंसी, बी की जो एफिशिएंसी है ए से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2/5, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की कितनी है? 2 कम है 3। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है, कार्य क्षमता का अनुपात। तो ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो कितना होगा? 3:5 होगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर। तो आप मुझे बताओ ए काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो इस हिसाब से बी कितने दिन में करेगा? 4 गुना 3 चौक 12, यानी कि 20 दिन में। तो मैंने पता लगा ले, सीधा दिया नहीं था कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा? अकेला 20 दिन में पूरा करेगा। सवाल है दोनों ने 5 दिन तक काम करते हैं, तो 12-20 का एलसीएम ले लो ना अब यहां से 60। टोटल वर्क हमने मान लिया 60, तो ए की एफिशिएंसी 12 पंजे 60। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 20 दिया। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? रिकॉर्ड है ना? ठीक है, चलो अब ध्यान सुनिएगा। दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं,
तो दोनों लोग मिलकर ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों लोग ए और बी मिलकर एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? दोनों लोग मिलकर ए और बी 5 दिन में 40 काम कर देंगे। 60 में से 40 काम हो गया, तो बचा काम कितना? 20 जो है बचा काम है लेफ्ट वर्क। 60 में से 40 कुर्सी बन गई, 20 बची। अब 5 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, बचे काम को सी ने कितने दिन में किया? यानी कि सी नाम का प्राणी ये बची 20 कुर्सी बनाता है 6 दिन में। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो 10/3 आ गई। तो पूछा ए और सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ए और सी मिलकर। तो भाई ए की एफिशिएंसी है 5, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10/3। तो ए और सी दोनों की एफिशिएंसी निकाल लो, 5 दिया 15 और 10 25/3। ये ए और सी की टोटल एफिशिएंसी आ गई। अब बताओ ए और सी अगर मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम है कितना? 60। तो ए और सी 60 यूनिट काम करेंगे 25/3 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में करेंगे? डिवाइड कर दो बस, है ना। तो 5 से 60 12 बार, और 5 से 25 तो 12 तिया ये 3 ऊपर जाएगा ना, 36/5 दिन। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है? 5 7 35 36, 7 सही 5 दिन, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है। इसी तरह के सवाल आपके पेपर में आएंगे। आगे आ जाओ, सवाल नंबर है आपके सामने है, करो। हाँ जी बच्चों, कौन करेगा? रेलवे का ही लेटेस्ट पूछा हुआ है सवाल ये वाला। कर दो ना। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 आदमी को ओवरटेक करती है। पहला आदमी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और दूसरा 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। रेलगाड़ी को उन्हें ओवरटेक करने में क्रमशः 13.5 और 15 सेकंड लगते हैं। अगर दोनों आदमी रेलगाड़ी के चलने की ही दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? और आंसर किस में बताना है? किलोमीटर पर आवर में। समझ में आया? सवाल पढ़ा आपने? मान लो कि भाई जैसे एक रेलगाड़ी है, मान लो कि जैसे एक रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी की स्पीड मैंने मान ली कि माना s किलोमीटर पर आवर है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है आपको? s। अब रेलगाड़ी 2 आदमियों को ओवरटेक करती है। ओवरटेक करे यानी कि रेलगाड़ी आदमियों को क्रॉस करके आगे निकल गई। ये दोनों आदमी चल रहे हैं। पहला आदमी है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा आदमी है 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। दोनों आदमी रेलगाड़ी की चलने की ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। वैसे भी ओवरटेक जब शब्द लगा दिए तो इसका मतलब है पीछे से रेलगाड़ी आके दोनों को क्रॉस करके चलेगी, यानी कि ये सेम डायरेक्शन ही ऑटोमेटिकली हो गया। तो आपसे निकालनी रेलगाड़ी की चाल। अब लॉजिक क्या लगाएंगे? जब भी ये रेलगाड़ी किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी रेलगाड़ी आदमी को क्रॉस करने में? खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी। 2 केस दिए, दोनों केस में रेलगाड़ी दोनों आदमियों को पार करने में खुद की डिस्टेंस जाएगी। तो आप डिस्टेंस को इक्वल कर दो, और डिस्टेंस क्या होता है? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। ठीक है भाई, सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। अब रेलगाड़ी की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, आदमी की 9 किलोमीटर पर आवर है, पहले आदमी की। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? s माइनस 9 किलोमीटर पर आवर। पहले आदमी को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगा? 13.5 सेकंड। टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। अब ये रेलगाड़ी s किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरे आदमी को पार करते, दूसरे आदमी की स्पीड है 12.6 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 माइनस, और दूसरे आदमी को पार करने में रेलगाड़ी को टाइम कितना लगा? 15 सेकंड। तो ये भी रेलगाड़ी की लंबाई और ये भी, दिस शुड भी बराबर होना चाहिए। बहुत से बच्चों को डाउट आ सकता है सर स्पीड दोनों तरफ किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड में है। मैं 2 केस को इक्वल कर रहा हूं। किलोमीटर पर आवर दोनों तरफ से कट जाएगा, सेकंड सेकंड दोनों तरफ से कट जाएगा। बस यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट है, दोनों तरफ से कट जाएंगी। कोई दिक्कत? तो सिंपल कैलकुलेशन कर लो, एस की वैल्यू निकालनी है। 15 निम्मा 135 होता है ना, 15 निम्मा 135, तो 1.5 से काट लेते हैं। 1.5 से 9 बार और ये 1.5 से 10 बार। 1.5 से काटेंगे, 1.5 निम्मा 13.5, 1.5 2 शाम 15, 9 के अंदर गुणा कर लेंगे तो 9s बराबर
9s माइनस 9 नाम 81 बराबर 10s माइनस 12.6 की 10 में गुणा करेंगे 126, तो 9s उधर जाएगा, 10s माइनस 9s s आ गया, 126 इधर, 126 में से 81 घटाएंगे तो 45, यानी कि रेलगाड़ी की चाल आ गई 45 किलोमीटर। ठीक है, सही है ना बच्चों? सवाल आ जाओ करिए। दो सर्कल जिनकी रेडियस 16 25 है एक दूसरे को एक्सटर्नली बाहर से टच करते हैं, तो उनकी क्या बतानी है? कॉमन टेंजेंट की लंबाई बतानी है। कंसेप्ट आपको पता है, मान लो ये दो सर्कल हैं, ठीक है भाई, ये यहां पे एक दूसरे को लबी डबी कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, ये है इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। भाई मान लो ये सर्कल की रेडियस है और ये इस सर्कल, दोनों सर्कल की रेडियस है ये, ठीक है भाई, इस सर्कल की रेडियस मान लो r1 है और दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो r2 है, r2, ठीक है भाई। तो ये जो इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये होगी ना, इसकी जो लंबाई होगी, इसका फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट, दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो इनकी 2 अंडर रूट r1 r2, ये याद रखें, 2 अंडर रूट r1 r2, 2 अंडर रूट r1 r2। दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या 16 25 है, तो इनकी क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 16 गुणा 25, कॉमन टेंजेंट की लंबाई 16 का अंडर रूट 4, 25 का 5, 4 पंजे 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर है कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर। कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं, केवल सवाल नहीं करवा रहा। ये बताओ, सवाल ये है प्रथम 147 प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या है? 147 नेचुरल नंबर का एवरेज नहीं पूछा, वो दुनिया बता देगी। क्या पूछा है? फर्स्ट 147 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज, स्क्वायर का एवरेज पूछा है। ठीक है, ध्यान सुनेगा, मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूं फिर सवाल कर लेंगे। भाई आप मुझे बताओ, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर के, यानी कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, अप टू n का वर्ग। क्या फॉर्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर का? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बटे 6, ये फॉर्मूला है। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आ गया, लेकिन हमें निकालना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज। तो n संख्याएं होंगी, ये n संख्याओं का ये सम है, ये है, उनका एवरेज निकालना है, तो हम किससे? n से डिवाइड कर देंगे, तो ये n से n कट जाएगा, तो यानी कि क्या बचा? n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। तो ये क्या आ गया बच्चों? फॉर्मूला आ गया, इसको याद रख लेना। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का कभी एवरेज निकालने के लिए आए तो क्या फॉर्मूला है? n+1 इंटू 2n+1 बटे, बस यहां पे n की जगह आपको क्या रख देना है? रख दो। तो 147 प्लस 1 148, 147 दूनी 294 1 200, 295 बटा 6 आ गया। आंसर अप्रोक्स है भाई, हैं? 2 से कट भी जाएगा ना, ठीक है, 2 से काट लेते हैं इसको, 74 और 2 से 3 बार। अब एक काम करो, मैं आपको बेहतरीन चीज बता देता हूं कि ये देखो 295 3 से आसानी से भाग हो जाएगा। 200, ऐसा मत करो कि पहले गुणा करो फिर भाग करो। 295 का मतलब 300 माइनस 5, 295 यानी कि 300 माइनस, 300 को 3 से भाग करेंगे 100 आएगा, यानी कि 100 माइनस क्या आ गए? हो गया ना, 300 माइनस 5 295 बटे 3 हो गया, 74 की 100 में गुणा, यानी कि 7400 से कम आएगा। 7400 माइनस 74 पंजे कितना आ गया? 74 पंजे 370, 370 बटे 3। अब 3 से काटेंगे मेरे भाई, तो 123.33 आ जाएगा, ये 123.33, 369 होता 123 से कट जाता, 1.33 और आएगा, तो 7400 में से 123.33 घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा फिर इस सवाल का? 7276, हाँ ये वाला आंसर आएगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा, सी ऑप्शन।
ठीक है भाई, बढ़िया सवाल है। 7276.67 खत्म, बिल्कुल बेसिक सा सवाल। आओ सवाल नंबर 9। ऐसे ही सवाल आएंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 में, इनको लगा लो मेरे भाई, बढ़िया क्वालिटी में करवा रहा हूं। इनकी माध्यिका 6 तो ए का मान क्या होगा, ए एक नेचुरल नंबर है। आपको 1 2 3 4 5 संख्याएं दे रखी हैं, इनकी मीडियन 6 है। ए की वैल्यू पूछे, मीडियन क्या होता है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में, तो जो बीचों बीच में नंबर आएगा वो क्या होगा, मीडियन। ठीक है, तो यहां पे ए नेचुरल नंबर है, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है यहां पे, ए बटे 4। बोलो, ए बटे 4, ए बटे 4 से बड़ा ए बटे 2, ए का आधा है कि नहीं, फिर ए बटे 2 आ गया। इन दोनों में बताओ, इन दोनों में बताओ कौन बड़ा है, फिर 2/3 यानी कि 0.66 और 3/5 यानी कि 0.6, तो 0.66 बड़ा कि 0.6, ये 2a/3 बड़ा हो गया ना, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, 3a/5, फिर ये क्या आएगा 2a और सबसे आखिर में क्या आएगा, यानी कि प्यारे बच्चों यहां पे बीचों बीच में कौन सा नंबर आया, 3a/5। इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये 3 दूनी 6 और ए की वैल्यू आ गई 10। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर, करो। ट्रायंगल एबीसी में एडी ट्रायंगल की मीडियन है जो बीसी को डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ट्रायंगल की तीनों मीडियन पॉइंट जी पर काटते हैं, तीनों माध्यिकाएं। एजी की लंबाई 8y माइनस 3 सेंटीमीटर है, डीजी की लंबाई 3y सेंटीमीटर है, तो एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ध्यान से सुनेगा पूरा कॉन्सेप्ट। मान लो कि जैसे ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, मान लो कि त्रिभुज एबीसी है। अब एडी जो है ट्रायंगल की मीडियन है। एडी मीडियन क्या होता है मेरे में, माध्यिका क्या होता है, साइड बीसी के मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से मिला देंगे, ये एडी माध्यिका हो जाएगी, एडी भुजा बीसी की। ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं जी पर मिलती हैं, जहां ट्रायंगल की तीनों मीडियन या तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को मिलती हैं, वो बिंदु कहलाता है सेंट्रॉइड या केंद्रक। तो यहां अगर ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं पॉइंट जी पर मिलती हैं, तो जी जो है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड इसी लाइन पे होगा। अगला कंसेप्ट आता है कि सेंट्रॉइड हमेशा किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड हमेशा किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि एजी से जीडी का जो रेशियो होगा वो आपका 2:1 होगा। ठीक है, और आपको यही यहां पे वैल्यू दी है। एजी की लंबाई कितनी दी है, 8y माइनस 3, और डीजी की लंबाई कितनी दी है, 3y, और रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया ना। ठीक है, तो कितना आ गया भाई बताओ, 8y माइनस 3 बराबर 6y, तो यानी कि 2y बराबर 3 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। ठीक है, y का मान नहीं पूछा, एडी की लंबाई पूछिए। सवाल में क्या पूछा है, तो एडी की लंबाई पूछे, यानी कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, एजी और जीडी को, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 8y माइनस 3 में 3y जोड़ेंगे, तो 8y प्लस 3y 11y, तो 11y माइनस क्या आ गया, और y की वैल्यू कितना है, तो 11 गुणा 1.5 कितना आ जाएगा, 16.5, 16.5 माइनस 3 यानी कि 13.5 सवाल का आंसर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो ऐसे नहीं आपको बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ रहा है, सिंपल डायरेक्ट थ्योरम पे सवाल है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटेगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल लेंगे यहां पर, सवाल नंबर बताइए, सोचो जरा। इक्वल सम ऑफ मनी आर लेंट एट द सेम टाइम at 8% and 7% per annum. Simple interest. The former is recovered 6 months earlier than the later, and the amount received in each case is 2880. The sum of money lent out at each rate of interest. क्या आपको सवाल समझ में आया? आपने दो लोगों को बुलाया, ओए इरे आओ, आपने दो लोगों को सेम पैसा उधार दिया,
इक्वल सेम पैसा उधार दिया, समान धनराशि उधार दी एक ही टाइम पर, दो लोगों को बोला है समान पैसा उधार दिया। पहले आदमी को उधार दिया है 8% ब्याज की दर से, दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया है, ये रेलवे का पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर 2022 का, एनटीपीसी सीबीटी 2 2021 में जो पेपर होता है 22 में हुआ था उसका है ये, ठीक है। तो इक्वल पैसा आपने उधार दिया 8% और 7% ब्याज की दर पे, ठीक है। अब उधार दिया है पैसा तो वापस भी तो लोगे, तो आपने पहली जो राशि है वो दूसरी से 6 महीने पहले वसूल कर ली। आपने पहले आदमी से जो पैसा है वो दूसरे से 6 महीने पैसे ही ले लिया, पहले ही ले लिया, ठीक है। और हर मामले में आपको जो राशि मिली है, जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 2880 है, यानी कि पहले आदमी ने भी मेरे भाई, सॉरी, पहले आदमी ने भी 2880 रुपए लौटाया है और दूसरे आदमी ने भी 2880 रुपए लौटाया है। लेकिन फर्क यह कि पहले आदमी से जो वसूली है वो दूसरे से 6 महीने पहले कर ली। तो आप बताओ, दोनों ने सेम पैसा उधार लिया, दोनों ने सेम अमाउंट लौटाया, तो दोनों ने सेम ब्याज दिया होगा। प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, तो इनका डिफरेंस ब्याज भी सेम होगा। क्लियर है? यानी कि इन दोनों लोगों ने सेम जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया है। कोई दिक्कत है ना? और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सचिन? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर आप इस सवाल को गौर से देखो तो यहां पर दोनों का प्रिंसिपल सेम है। अगर प्रिंसिपल सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट सीधा किस पे डिपेंड करेगा? रेट इंटू। और आप बताओ, अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो वो उल्टे अनुपात में होती हैं। बोलो, यहां पे परसेंटेज का नियम जानते हैं, रेट और टाइम की गुणा सेम सिंपल इंटरेस्ट लौटाया दोनों ने। अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो ये उल्टे अनुपात में होंगे, रेट और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होंगे। बोलो भाई, आपने पहले आदमी को पैसा उधार दिया है किससे? 8% ब्याज की दर से, दूसरे आदमी को 7% ब्याज की दर से। तो रेट का रेशियो क्या है? 8 रेशियो। तो इन्होंने जितने टाइम में पैसा लौटाया होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा? 7-8। रेट का रेशियो 8-7, टाइम का रेशियो, यानी कि पहले आदमी ने 7 यूनिट टाइम लिया तो दूसरे आदमी ने, तो पहले आदमी ने दूसरे से 1 यूनिट टाइम, सवाल के अनुसार पहले आदमी ने दूसरे से 6 महीने पहले लौटा दिया, पहली राशि दूसरे से 6 महीने पहले वसूल ली। तो 1 की वैल्यू 6 महीने तो 7 की वैल्यू 42 महीने। थोड़ा टफ हो जाएगा, और 8 की वैल्यू यहां से इजीली निकल जाएगा। वो टाइम निकालो जो आसान दिखता हो। 1 की वैल्यू 6 महीने तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 1 की वैल्यू 6 महीने तो 8 की वैल्यू 48 महीने। 48 महीने मतलब 12 महीने 1 साल होता है, तो 48 महीने हो गया 4 साल। ये इजीली निकलेगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन तो कहीं से भी कर सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि आपने दूसरे आदमी को पैसा, दूसरी जो धनराशि उधार दी है वो 4 साल के लिए दी गई। 1 साल में ब्याज की दर कितनी है? आपने पैसा कितने टाइम के लिए उधार दिया? प्रिंसिपल कितना होता है? यानी कि 100% आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 7% है, तो 4 साल में कितना ब्याज लगेगा? 100% प्रिंसिपल पे 28%, 100% प्रिंसिपल 7 का 28% ब्याज, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 128% अमाउंट हो गया। जबकि अमाउंट लौटाया कितना है दोनों आदमी ने? 128% की वैल्यू 2880 रुपए। मैंने आपको समझाने में समय ले लिया, लेकिन मेरे भाई सवाल बहुत बड़े, और मैंने आपको गोल्डन मेथड बताया इसका। ठीक है, मजा आ गया हो तो वीडियो को 3 बार लाइक करना। अब बताइए, 16 8 128 और 16 एकम 16 और 12, 16 8 128 है। ये आ गया ना? तो यहां से 4 से भी कट जाएगा ना, तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई? 45। आपसे प्रिंसिपल पूछा है 100%, यानी कि 50 से गुणा, तो 100% की वैल्यू 45 गुणा 50 यानी कि 2250 रुपए। 45 गुणा 50 2250 रुपए आंसर है। आगे चल, ये देखिए सवाल नंबर 12, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है ये, लेटेस्ट टीसीएस ने ही ये पेपर करवाया था। ठीक है ना? चलो करें।
नीरज सेल साड़ी फॉर 3944 ईच आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। नीरज साड़ी बेचता है 3944 रुपए में, लेकिन वो 15% और 20% के दो लगातार डिस्काउंट देता है। इफ ही सेल से साड़ी गिविंग नो डिस्काउंट, ठीक है भाई, अगर वो साड़ी बिना किसी डिस्काउंट पर बेचे मार्क प्राइस पे तो उसे कितना प्रॉफिट होता है? 45% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर साड़ी को 4496 रुपए में बेचा जाए तो सवाल यह है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। समझ में आया? इतना सवाल को पढ़ के पता लगे, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो साड़ी का सीपी निकालना पड़ेगा, लागत मूल्य। ठीक है, तो जिंदगी का मकसद क्या है? लागत मूल्य निकालना। ऐसे सवाल रेलवे के पेपर में थोक के भाव में आए हुए हैं, ठीक है ना, वहां तो और डेसिमल में भी आए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाली है, अगर साड़ी पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो साड़ी पे 45% का लाभ होता है। सिंपल सी बात है। आप घर में तो साड़ी बनाते नहीं हो, दुकानदार पहले खुद साड़ी खरीद के लाता है, फिर अपनी मर्जी से उसका मार्क प्राइस फिक्स करता है। बात सही है? अगर आप साड़ी पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो आपने साड़ी का मार्क प्राइस लगाया है उसी पे बेचोगे। अगर किसी सामान पे कोई छूट ना दी जाए तो जो सामान का अंकित मूल्य उसी पे बेचा जाएगा। तो बिना किसी डिस्काउंट के जब साड़ी बेचते हैं मार्क प्राइस पर तो कितना लाभ होता है? 45%। यानी कि मार्क प्राइस पर बेचने से 45% लाभ होता है। तो साड़ी का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 45% ज्यादा है। बात सही है? पहली लाइन पे आ जाओ। नीरज ने साड़ी बेची कितने? 3944 रुपए में। दो डिस्काउंट दे रहा है वो शख्स। पहले मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है? 15%। पहले मार्क प्राइस पे 15% डिस्काउंट देता है, फिर जो वैल्यू आती है उस पे और 20% डिस्काउंट देता है, और फाइनली साड़ी बेचता कितने में? वो 3944 रुपए में बेचता है। तो बच्चों क्या ये सक्सेसिव नहीं है? बोलो सचिन, क्या ये सक्सेसिव नहीं है? बोलो। पहले सीपी को 45% बढ़ा के एमपी लगाया, फिर एमपी पे 15-20 की दो लगातार छूट देकर 3944 में बेचा। अब आप ये रेशियो से भी कर सकते हो और फॉर्मूला भी, रेशियो ज्यादा ठीक रहेगा। आपने साड़ी का एमपी कितना बढ़ा है? 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 का मतलब 20 का एमआरपी 29 लगा दिया। फिर आपने छूट दी कितनी? 15%, यानी कि 3/20 पे 3 की छूट दी, तो 20 का समान 17 में। फिर आपने 20% डिस्काउंट दिया, 1 यानी कि 5 का समान 4 में। इन सब की सीधी सीधी गुणा। तो जब आप इन सब की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 4 से 20 कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो 5 25 25 गुणा 20 कितना आ गया? 500। और 29 गुणा 17 कितना आ गया मेरे भाई? 510 से कितना कम है? 17 कम कर लेंगे, 510 से 17 कम कर लेंगे तो 493। ठीक है, कोई दिक्कत? 25 गुणा 20 500 आ गया, और ये कितना आ गया? 493। ठीक है, ये क्या आया? ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या है? सीपी। अगर साड़ी का कॉस्ट प्राइस 500 है तो ऐसा ऐसा कार्यक्रम करने के बाद वो साड़ी बिकी कितने में? जबकि साड़ी बिकी कितने में है? बताओ कितने गुना है? बिल्कुल, ये लगभग 500 है, ये लगभग 4000 है। 8 गुना नहीं दिख रहा? 493 का 8 गुना भाई, 500 का 8 गुना 4000। ये कितना कम है 500 से? 7 कम है। तो 7 का 8 गुना 56, ये 4000 से 56 कम है, यानी कि कितना? 8 गुना। तो यानी कि साड़ी का सीपी कितना आएगा? 500 का कितना आ गया? 4000 रुपए। तो साड़ी का सीपी आ गया बच्चों 4000 रुपए। अब सवाल इसके आगे और बढ़ा दिया कि भाई अगर वही साड़ी 4496 की बेची जाए तो कितना लाभ होगा? 4000 की साड़ी 4496 की बेची तो कितने का लाभ हुआ? 496 का प्रॉफिट हुआ 4000 के सीपी पर, और परसेंटेज में गुणा 100% ही आ गए भाई। 2 जीरो काटेंगे तो ये 12.4 आ गया, 12.4%। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर है ना। बढ़िया सवाल, मैंने पूरा लिख के बताया, एक भी स्टेप आपका काटा नहीं है।
आगे चलेंगे। सवाल नंबर 13 बनाओ। साइन थीटा बराबर एक्स है तो पूछा क्या है, रूट 1 प्लस एक्स टेन थीटा बटे एक्स। आंसर देखो, आंसर एक्स में ही बताना है तो सब एक्स में कर लेते हैं ना। ये क्या है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना। रूट 1 प्लस एक्स बटे एक्स इंटू टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब साइन बटे साइन थीटा बटे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा एक्स है तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। पर टेन थीटा को हमने क्या लिख दिया, टेन मतलब साइन बटे कॉस, साइन थीटा आपका एक्स है तो कॉस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह आप क्या रख दो, एक्स रख दो। ये आ गया ना, तो यहां पे एक्स से एक्स तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, नहीं आया समझ में, ध्यान सुनिएगा। ऊपर क्या, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये क्या है बच्चों जरा ध्यान से बताओ। अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। 1 का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो रूट के अंदर यहां पे 1 प्लस एक्स है, ये रूट 1 प्लस एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस, है ना। बेहतरीन सवाल है ये, एनटीपीसी सीबीटी 2 का ही आया है। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर करो। मजा आ रहा है भाई, देखो आप YouTube खोज के देख लीजिएगा, इतना बढ़िया प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा आपको कोई दूसरा एनटीपीसी सीबीटी 2 का। इसमें इस जो है ऐसे सवालों ने इतनी डिसेंट एक्सप्लेनेशन के साथ। खुश होने के लिए मत पढ़िए, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़िए। दो रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई का अनुपात क्या है, 3:5। रेलगाड़ी ए और बी एक जो है स्टैटिक पोल है, एक स्थिर खंबा है, उसको 6 और 8 सेकंड में पार करती हैं। जब वो एक दूसरे की ओर बढ़ रही हों तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, सेकंड में बताना है, यही ना। देखो दो रेलगाड़ी हैं ए और बी, ठीक है ना, इनकी लंबाई का रेशियो कितना है, 3:5 है, 3:5। ये जो रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में जो टाइम लेती है वो टाइम कितना है, 6 सेकंड और 8 सेकंड। बोला एक दूसरे को रेलगाड़ी पार करेंगी तो कितना समय लेंगी, यही ना। एक बात बताओ मेरे प्यारे भी, ध्यान सुनना, जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई के बराबर। रेलगाड़ी खुद की लेंथ क्रॉस करेगी खंबे को पार करने में, है ना। और टाइम से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, रेलगाड़ी की स्पीड, यानी कि टाइम से डिवाइड करना है तो यहां बटे 6 आ रहा है, यहां बटे 8 आ रहा है। इजी कैलकुलेशन करेंगे, है ना। 6 और 8 का एलसीएम 24 ना, तो पूरे को ना 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 थी, अब इस पूरे रेशियो को, रेलगाड़ी की लंबाई का रेशियो कितना है, 3:5। तो आप क्या करो भाई, इस रेशियो को आप लोग 24 से गुणा कर दो। इससे क्या होगा, अभी आपको फायदा पता चलेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मान लो कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 24 से गुणा करेंगे 72 और दूसरी की है 120। तो पहली रेलगाड़ी 72 लंबाई पार करेगी 6 सेकंड में, तो स्पीड कितना आएगी, 72 बटे 6 12। दूसरी रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, 120, कितने सेकंड में, तो स्पीड क्या आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे तो कितनी डिस्टेंस जाएंगी, दोनों की लंबाई का सम, 72 प्लस 120। एक दूसरे की ओर बढ़ रही, रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, S1 प्लस 12 प्लस, यानी कि कितना आ गया, 192 बटे 27, ये आ गया। ठीक है, 3 से कट भी गया, 64 बटे 9 सेकंड में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे हो गया। आप एक्स मान के करते तो बेवजह का टाइम वेस्ट होता कि नहीं होता। सवाल नंबर 15, 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर के बेस से x मीटर और x प्लस 5 मीटर की दूरी पर
उसके साथ एक ही सीधी रेखा में बिंदु ए और बी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक्स का मान क्या है? ये हाइट एंड डिस्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हाइट एंड डिस्टेंस की, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। मान लो मेरे प्यारे भाई ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, मैं आपको समझा देता हूं। मान लो ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, और ये जो है एक टावर है, ये टावर है। अब आप जमीन पर दो पॉइंट देखते हो, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, ये दो पॉइंट है ए और बी, जो टावर के बेस से स्मॉल ए और स्मॉल बी दूरी पर हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? जब इन पॉइंट ए और बी से टावर के टॉप को देखा जाता है, पॉइंट ए से टावर के टॉप को देखा और बी से टावर के टॉप को देखा, तो ये बनेंगे एलिवेशन एंगल अल्फा और थीटा, अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। पूरा कोण मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है। अगर ऐसा कोई कुछ भी दिया जाए, ये टावर की हाइट हमने क्या मान ली, एच, तो यहां पे एच बराबर जो आएगा वो हमेशा अंडर रूट ए बी होगा। ये कॉन्सेप्ट थ्योरी फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। आप प्रूफ भी कर सकते हो, टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू निकाल के गुणा कर दो, प्रूफ भी हो जाएगा। यहां पे ये टावर की हाइट 6 मीटर है, इसके बेस से कितनी दूरी पर, x और x प्लस 5 मीटर की दूरी पर दो पॉइंट है, उनसे a और b से टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, x का मान, तो टावर की हाइट यहां पे 6 है, ठीक है। और टावर के बेस से कितनी दूरी है, x और x प्लस 5, तो ये क्या आएगा, 6 बराबर अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 5। यहां से मैं सॉल्व करके x निकालना है, नहीं निकालूंगा, ऑप्शन से चेक करूंगा क्या सेट हो रहा है, 4। x की वैल्यू तो निकालनी है, अगर मैं x की जगह 4 लेता हूं तो 4 इंटू 4 प्लस 5 9, 36 का अंडर रूट, यानी कि x बराबर 4 यहां पे सेट हो गया। है कि नहीं बढ़िया तरीका? मजा आ रहा है सचिन करने में? कैसे सवाल हैं? करो। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 24 है, उनके बीच की दूरी है 75 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1800 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई क्या है, ठीक है ना। हालांकि ये सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा। एक ट्रपेजियम की समांतर भुजाओं की लंबाई का डिफरेंस 24 है, तो यहां देखो 32-16 का डिफरेंस 24 नहीं है, 6-42 का डिफरेंस 24 नहीं है, 12-36 का डिफरेंस 24 है, 38-10 का डिफरेंस 24 नहीं है। ये आंसर आ गया। लेकिन आप सॉल्व भी करना सीखो, ये पेपर के ही पूछे हुए सवाल हैं आपके। कि मान लो जैसे कि ये आपका ये हो गया ट्रपेजियम, ये इसकी पैरेलल साइड होगी ए और बी, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस, इन पैरेलल साइड के जो बीच की डिस्टेंस है, ये इनकी बीच की डिस्टेंस होगी h। तो जो समलंब चतुर्भुज है, जो ट्रपेजियम है बच्चों, समलंब चतुर्भुज का एरिया जो होता है वो क्या होता है, 1/2 पैरेलल साइड का योग a प्लस बी इंटू उनके बीच की h। बात सही है? तो यहां पे ट्रपेजियम का एरिया है बराबर 1/2 a प्लस बी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 75। बोलो, ठीक है। तो यहां पे 25 चौका 100 और 25 तिया और 3 से 18, तो 6 चौक 24 दूनी, तो a प्लस बी कितना आ गया, और डिफरेंस कितना दिया है, a माइनस बी 24। तो घटा के 24 आए और जोड़ के 48 आए, कौन सा ऑप्शन हो गया? ठीक है बच्चों, ये सॉल्व भी हो गया, लेकिन ऑप्शन से कर लेंगे। 17वां, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 7। तो पूछा है 7 साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। जल्दी से ज्ञात कर दो, वरना मैं तुम्हें अज्ञात कर दूंगा दुनिया से, ठीक है। बताइए, कॉट से साइन पे छलांग मारनी है, दिख रहा है, एक ही एंगल है, एक ही इक्वेशन है। तो आप देखो यहां कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? ये कॉट की पावर 2 है, ये कॉट की पावर 4 है, तो यहां से कॉट की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना भाई।
ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर राइट साइड में क्या आ जाएगा 7। ठीक है, साइन कॉस में बदल ले। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बटे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे, शॉर्ट में लिखा करो कॉस को सी लिखा करो, साइन को एस, टेन को टी, ज्यादा इज्जत मत दो। कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, कोसेक का मतलब 1 बटे साइन, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7। तो ये हो गया अभी कॉस स्क्वायर बराबर इस साइन स्क्वायर साइन की पावर इधर गुणा हो जाएगी, तो 7 इंटू साइन की पावर 4, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 7 इंटू साइन की पावर 4 थीटा। अब सवाल देखते हैं, सवाल में ये पूछा है, जब मैंने सवाल को घूर के देखा तो क्या दिख रहा है, 7 साइन की पावर 4 थीटा मैंने क्या निकाला, तो 7 साइन की पावर 4 थीटा को मैं क्या कह सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ज्यादा तरह से सवाल का आंसर 1 आता है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है ना बच्चों, बच्चे देख के घबरा जाएंगे तो शुरुआत ही नहीं करेंगे, अरे शुरुआत करो फिर सवाल खुद को हल करेगा, एक लेवल के बाद ये करेंगे। 18 एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूछा हुआ सवाल है, देखो जरा करके बताओ कौन करेगा। 2022 में ही हुआ था ना पेपर, तब का। एक गेंद 900 मीटर हाइट से गिराई जाती है, ईच टाइम इट रीबाउंड्स, प्रत्येक बार यह टप्पा, यहां पे प्रत्येक बार यह टप्पा खाती है, ये लिख लेना है ना। इट राइजेस टू 2/3 ऑफ द हाइट इट हैज फॉलन थ्रू, और गिराई गई ऊंचाई के 2/3 ऊंचाई तक जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर कम्स टू रेस्ट, आराम की अवस्था में आने से पूर्व चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको सवाल का स्ट्रक्चर बता देता हूं, आप खुद से भी करने की कोशिश करिएगा, और मैं आपको इसका बेहतरीन तरीका भी बता देता हूं। सचिन तुमने ऐसा सवाल किया है, हैं? मान लो कि भैया ये आपका घर का आंगन है, ठीक है, आपने यहां से एक बॉल उछाली, ये बॉल उछाली, ये टक फर्श से टकराएगी, टकराने के बाद क्या आएगी, उछलेगी, लेकिन उछल के 2/3 हाइट तक ही जाएगी, यानी कि अगर h हाइट से उठा ली थी तो वे 2/3 हाइट तक ही जाइए। ठीक है भाई, फिर मेरे दोस्तों ये यहां पे ऐसे वापस बाउंस होके आ जाएगी, ऐसे बोलो, फिर दोबारा ये टप्पा खाएगी, तो अब जो पिछली हाइट का 2/3 जाएगी, यानी कि 2/3 h गई थी, तो अब क्या जाएगी 2/3 गुणा 2/3 h गुणा 2/3 से करेंगे तो 2/3 का स्क्वायर h ई जाएगी। फिर यहां पे मेरे दोस्त दोबारा जो है जमीन पर आकर टप्पा खाएगी और ऐसे ही उछलती रहेगी, बात समझे ना। तो जब तक ये गेंद टक 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 होती रहेगी, स्टैटिक पोजीशन में नहीं आ जाती, कितनी डिस्टेंस टोटल जाएगी। ठीक है भाई, कितनी हाइट से उछाली गई है, 900 मीटर की हाइट से उछाली गई है। आप इस सवाल को कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट लगेगा, पर मैं आपको बता रहा हूं नहीं मिलेगी आपको दुनिया में ये ट्रिक, गजब का तरीका मैं आपको बताऊंगा। कितना है मेरे भाई, कितनी हाइट तक जाती गेंद, हर बार कितनी हाइट तक रीबाउंस करती है गेंद, हर बार 2/3 हाइट तक बाउंस करके ऊपर जाती है। इसका डिफरेंस कितना है, एक की वैल्यू कितनी है 900 मीटर, रुकने तक कितनी जाएगी मेरे भाई 2 और 3, 5 की वैल्यू कितनी है 4500 मीटर, ये आंसर है। दुनिया में कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया ना, डिफरेंस की वैल्यू है, टोटल की वैल्यू पूछी है, दैट्स इट। 389 और 403 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। ओहो, ऐसे सवाल तो एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी बहुत आए हैं। प्राइम नंबर आपको बताने, प्राइम नंबर देख के तो आदमी कांपता है।
389 और 403 के बीच जितने प्राइम नंबर हैं वो बताने। अच्छा, इनको भी इंक्लूड करना है। प्राइम नंबर का कोई नियम फॉर्मूला तो है नहीं मेरे भाई, एक एक संख्या पे देखना पड़ेगा। 389 तो सड़ा हुआ नंबर है, ये प्राइम हो सकता है? पहले वो देख लेते जो प्राइम है नहीं, उनको हटा दो। 390 नहीं हो सकता। अगला 390 तो हो ही नहीं सकता ना भाई, 5 से कट गया। 391, 391 हो सकता है। 392 नहीं होगा। 393 नहीं होगा, 3 से कट रहा है। 394 नहीं होगा, 2 से कट गया। 395 नहीं होगा, 396 नहीं होगा, 397 हो सकता है। 398 नहीं होगा, 399 भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अंकों का योग देखो ना, 3 से कट गए। 400 नहीं है, 401, 402, 403 हो सकता है। यानी कि प्राइम नंबर ये होंगे तो इन्हीं में से ही होंगे। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? यानी कि 5 ही मैक्सिमम प्राइम नंबर हो सकते हैं, तो 8 और 6 तो होंगे नहीं। यानी कि या तो 1 होगा या 3 होगा। अब बड़ा दुविधा वाला काम है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है कौन सा नहीं ढूंढना। तो भाई जैसे ये 389 है, ये सारे नंबर किसके नजदीक है? 400 के नजदीक है। ये मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, कोई भी प्राइम नंबर पहचानने का मेथड। सारे सड़े हुए नंबर हैं। सड़े हुए में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ना ये 2 से कट रहे, ना ये 3 से कट रहे, ना ये 5 से कट रहे, ना ये 7 से कट रहे, है ना। अच्छी अच्छी संख्याओं से नहीं कट रहे, यानी कि फिर ये किसी सड़े हुए प्राइम नंबर से कटते होंगे, 11 से, 17 से, इस तरीके से ना। ये सारी संख्याएं 400 के नजदीक है। तो 400 से छोटा, 400 से छोटा, ये बताओ कौन से प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है? 400 से छोटा कौन से प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है? 19 का। 400 से छोटा किस प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है? 19 का। 19 से डिवाइड करके देखो, 19 दूनी 38 नहीं कटा, 17 दूनी 34, 4 9 नहीं कटा, 13 से नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, और 2 3 5 7 तो कटता ही नहीं है। यानी कि प्राइम नंबर है। क्योंकि अगर होता तो 19 से छोटे प्राइम नंबर से जरूर कटता। 391 19 से, 17 से कट गया, 17 दूनी 34 और 5 17 3 51। पता लग जाएगा, एक या दो बार ही चेक करना पड़ेगा आपको, ये तरीका है बेस्ट, ऐसी करना। 397 19 से नहीं, 17 से, 13 से, 11 से, किसी से भी नहीं, 2 3 5 7 से तो कटता ही नहीं है ना। 7 पंजे 35 47 बज गया ना, यानी कि ये भी प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर तो मिल ही गए, यानी कि आंसर क्या है? ठीक है। 401 भी आप देख लो, 19 से नहीं, फिर उसके बाद 17 से नहीं, 13 से भी नहीं, तो किससे कट जाएगा फिर आपका ये? 11 से भी नहीं, तो ये भी प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कट रहा। 403, 403 अगर आप देखो तो 19 से कट रहा है क्या? नहीं। 17, 17 दूनी 34 और 6 3 नहीं, फिर किससे कट रहा है? 13 से, 13 से कट रहा है, 13 39, 13 एकम 13, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 13 से कट गया। तो कितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको? 3। टाइम टेकिंग है क्वेश्चन, समझ में आई बात। लेकिन हम ऑप्शन, ये तो मैंने पूरा करके बताया, ऑप्शन की नजर से हम पहले ही पहचान लेते, आगे थोड़ा ना करते। मैं अपनी मर्जी से नहीं करा रहा, गूगल पे सर्च कर लो, एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया है ग्रेजुएट लेवल में, जिसका तुम मेंस लिखने जा रहे हो। ठीक है, इतनी बुद्धि हो तो जाना, वरना काहे किराए भड़क पैसा खर्च कर रहे हो। सवाल नंबर 20। ठीक है चलो, करने के लिए तैयार सचिन? सवाल है कैसा है? फ्रॉम ए पॉइंट टी, ए टेंजेंट टीपी एट पॉइंट पी इज ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। मान लो मेरे प्यारे में एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, और एक पॉइंट टी से एक टेंजेंट खींची जाती है। ये मान ले कि यहां पर पॉइंट टी है, तो पॉइंट टी से एक टेंजेंट खींची जाती है, सर्कल का सेंटर वो, एक सीकेंड लाइन भी खींची जाती है, पॉइंट क्यू इज नियर टू टी।
तो ये पॉइंट टी से मान लीजिए कि हमने टेंजेंट खींच ली इस तरीके से, जो यहां पे टच करेगी, और पॉइंट टी से हमने ये सीकेंड लाइन भी खींच ली। कोई दिक्कत? तो टी से जो टेंजेंट है वो टीपी है, और टी से जो छेदक रेखा है वो टी क्यू आर है। मैंने बोला है ना, क्यू जो है टी के ज्यादा नजदीक है, यानी कि आर दूर हो गया टी से। ठीक है भाई, सर्कल का सेंटर यहां पर ओ है। इसके बाद ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इनटू द सर्कल बाय जॉइनिंग द पॉइंट पी क्यू आर। हम पॉइंट पी क्यू आर को मिलाकर इसके अंदर जो है वो ट्राइंगल बना देते हैं। तो हमने पी क्यू आर को मिला दिया, तो क्या बन गया बच्चों? ट्राइंगल बन गया। लाइन ओ क्यू और ओ आर को मिलाओ, ठीक है। एंगल पी टी क्यू 27 डिग्री, पी टी क्यू पहले एंगल लिख लेते हैं। पी टी क्यू कितना है? ये 27 डिग्री का है। उसके बाद टी पी क्यू, टी पी क्यू ये एंगल कितने का है? 55 डिग्री का है। तो आपसे पूछा आर ओ क्यू, इसलिए मिलाने के लिए कह रहा था। ये आर से ओ को मिलाओ और ओ से, यानी कि सेंटर से इसको मिला दे, ये वाला एंगल आपसे बताना है। समझ में आ गई बात? सबको चित्र समझ में आ गया कैसे बनाया हमने? हालांकि बिल्कुल मुश्किल नहीं है चित्र बनाना। अब एक बात बताओ, हमें एंगल आर ओ क्यू बताना है। ये आर्क, ये चाप है, इस चाप के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा वही बताना है। तो अगर इसी आर्क के द्वारा, इसी आर्क आर क्यू के द्वारा यहां सरकमफ्रेंस परिधि पे बना कोण पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है किसी भी सर्कल में, मान लो हम ये चाप ले लेते हैं, इस चाप से अगर सरकमफ्रेंस पे थीटा एंगल बन रहा है तो सेंटर पे क्या एंगल बनेगा? डबल डबल बनेगा भाई, 2 थीटा। तो जिंदगी का मकसद क्या है? इसे निकालना। अब ये 55 डिग्री है, ये 27 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा? एक्सटीरियर। 55 प्लस 27 कितना आ जाएगा? 70 और 12 82 डिग्री। ये 82 डिग्री है। ये क्या है? टेंजेंट। ये क्या है? सर्कल की जीवा। इनके बीच में 55 डिग्री है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में 55 डिग्री है। तो इसी पी क्यू द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा। बोलो भाई, दो यहां पे अगर मान लो सर्कल है, ये सर्कल की है टेंजेंट, और इस सर्कल की यहां से कॉर्ड खींच दी, ये एंगल थीटा है। तो इसी कॉर्ड द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में, यहां तो थीटा बन गया, ये जो बचा जगह है इस सेगमेंट में कहीं भी एंगल बनाओगे क्या बनेगा? थीटा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इस पे रेलवे में थ्योरेटिकल सवाल भी आया है। ठीक है, तो ये टेंजेंट होगी, ये कॉर्ड होगी, बीच में 55 डिग्री। तो इसी कॉर्ड पी क्यू से जो सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा अल्टरनेट सेगमेंट में पी आर क्यू, ये 55 डिग्री होगा। तो ट्राइंगल पी क्यू आर तो दिख ही रहा है, ये 82 डिग्री है, 55 डिग्री, टोटल कितना आ जाएगा? 137 डिग्री। तो ये कितना आएगा? 180 में से 137 घटाएंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 43 डिग्री। अगर ये 43 डिग्री है, आर्क चाप पी क्यू से परिधि पे 43 बनना है, तो इसी चाप से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल बनेगा 86 डिग्री का। मैंने तुम्हें सारी थ्योरम बता दी जो जो इस्तेमाल हुई है। बढ़िया सवाल है। एक सवाल से आप कई सारे कंसेप्ट सीख गए होंगे, ये बताओ। 21वां, एक पॉजिटिव नंबर n को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। भाई एक पॉजिटिव नंबर है n, ठीक है, हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, शेषफल क्या आता है? 3। तो बोला है कौन सी संख्या 7 से डिवाइड करने पर 0 शेषफल देगी? कौन सी संख्या? पहला देखो n+4, अगर n को 7 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल आ रहा है, तो अगर n+4 को डिवाइड करूंगा तो शेषफल भी 4 ज्यादा 7 आएगा। अब 7 से डिवाइड करने पर 700 नहीं आएगा शेषफल, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 0, यानी कि n+, तो कुछ है ही नहीं इसमें, वैल्यू लेट करके भी कर सकते हो। ये बताइए अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 19,440 है, उनका HCF 18 है। बताइए ऐसी संख्याओं के कितने पेयर पॉसिबल हैं? एलसीएम HCF का सवाल है, आप बताइए। हैं, दो संख्याओं का HCF 18 है, तो संख्याएं जो भी होंगी वो 18 से कटने वाली होंगी, यानी कि संख्याएं होंगी 18x और 18y। लेकिन x और y आपस में
को प्राइम सह अभाज्य होंगे, एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के। अब संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो 18x 18y का गुणनफल क्या आएगा? 18 गुणा 18 324, 324 18 गुणा 18 324 XY बराबर क्या आ गया? 19,440। अब बताइए, तो यहां से x इंटू वाई कितना आएगा? 324 से काटेंगे तो 324 से कितनी बार जाएगा भाई ये? 300 छिक्का 1800, 24 छिक्का 144, बिल्कुल सही, 60 बार चला गया। तो x गुणा वाई कितना आ गया? x और y ऐसे दो को प्राइम पेयर है जिनकी गुणा करके 60 आना चाहिए। बताओ कौन कौन सा होगा? एक तो 1 गुणा, दूसरा आएगा 2 गुणा 30, लेकिन 2 और 30 आपस में को प्राइम नहीं, क्योंकि 2 कॉमन है। तो फिर क्या आएगा? 3 गुणा, 3 से कट रहा है ना ये, 3 गुणा 20, फिर 4 से भी कट रहा है, 4 और 15, 4 15 भी को प्राइम है। फिर 5 से भी कट रहा है, 5 गुणा 12 60, 5 12 भी को प्राइम है। फिर 6 से कट रहा है, 6 गुणा 10 60, 6 10 को प्राइम नहीं है। 6 के बाद क्या आ जाएगा? 10 छिक्का 60, फिर 12 पंजे 60, रिपीट होने लगेगा, यानी कि टोटल यही होंगे। ये इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4 पेयर यहां से बनेंगे। ठीक है भाई, आगे चलो। सवाल नंबर है, करो। दो बहुपद दिए हैं, ठीक है। इन दोनों बहुपद को x माइनस 2 से भाग करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात करें। a कहां है? ये a है ना, इधर भी a है। तो क्या आपको अलजेब्रा की शेषफल प्रमेय पता है? हाँ, इन दोनों पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है? x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो आप x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करो, जिससे भी आपको डिवाइड करना है उसको 0 कर दो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x माइनस 2 से डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को, तो मैंने x माइनस 2 को 0 रखा, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो x का मान 2 मेरे प्यारे भाई, यहां x की जगह 2 रख दीजिए, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। x की जगह 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 2 का क्यूब 8a प्लस 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 2 तिया 6 माइनस 4 2, यहां रखेंगे x की जगह 2। भाई सेम रिमाइंडर आता है इस पोलिनोमियल को भी, जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं सेम रिमाइंडर आता है। तो इसको x माइनस 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? x की जगह 2 रख दो, 2 का क्यूब माइनस 2 सत्ते 14 प्लस सेम रिमाइंडर है, तो मैंने इक्वल कर दिया। a इधर आएगा 8 माइनस ए, 8 माइनस 14 माइनस का, तो 16 2 18, तो जब 18 उधर जाएगा माइनस 6 और माइनस 18 कितना आएगा? माइनस का माइनस 6 और माइनस 18 24 हो जाएगा ना। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 24 बटे, ये आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ये बताओ 24वां। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। आप बताओ क्या आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को? पी आयत एबीसीडी के भीतर कोई बिंदु है, पीए 69 है, पीबी 27 है, पीसी 38 है, पीडी की लंबाई बताओ। ये सवाल है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम का। मान लो कि ये एक आयत है, समझ गए बच्चों? मान लो ये आयत है ए बी सी डी, इस आयत के अंदर कोई बिंदु पी है, ठीक है भाई। अब इस पॉइंट पी से हमने चारों कोनों को मिला दिया, चारों कोनों को मिला देंगे। ये जो फिगर बनती है ये ब्रिटिश फ्लैग जैसी बनती है, रामखोरों का झंडा। तो इस पे थ्योरम बनती है कि आमने सामने के जो कोने हैं ए और सी, पॉइंट पी से उनकी दूरी आमने सामने के लेने हैं, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या आएगा? है ना, बी और डी आमने सामने है, पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। यह है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। अब आपको इसमें से कोई भी 3 वैल्यू देके चौथी वैल्यू पूछते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू आती है। पी यहां पे क्या है? 69, तो 69 का स्क्वायर प्लस पीसी कितना है? 38 का स्क्वायर बराबर पीबी कितना है? 27 का स्क्वायर प्लस
पीडी स्क्वायर आपसे पूछा है। तो जब तक आपको एक थ्योरम नहीं पता होगी आप ये सवाल कर पाओगे ना, प्रूफ करने बैठोगे क्या वहां पे? हैं? तो कैसे करेंगे? तो है ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। फिर डिजिटल सम लगा लेंगे, बात फेल होती है। 8 का स्क्वायर 7 एक धनराशि लिए आर आप बताओ, आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए 8% ब्याज की दर से। अगर ब्याज की दर R+2% होती तो हर साल आपको 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। पहले R%, अब ब्याज की दर R+2%, हर साल 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। पैसे 3 साल के लिए लगा रहे हो तो 3 साल में कितना? तो 6% की वैल्यू 144 रुपए है, तो 1%, 24 144, तो 100% के लिए 2 जीरो चुपका दो, तो 100 रुपए आंसर हो जाए। ठीक है, आसान है ना सवाल? 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z। तो पूछ z क्या है? देखो आप इस सवाल को बेसिक से कर बेसिक से कैसे करेंगे इसको, k मान के। ठीक, k मान के। इतना टाइम नहीं है, या तो आप इस सवाल को भैया छोड़ो, या फिर मेरे भाई कभी भी जिन प्रकार का सवाल आए कभी भी जिंदगी में, बराबर दे रखी है एक्स वाई जेड में निकालना, किसमें रिश्ता निकालना? एक्स वाई जेड में। और एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है? तो पावर में रिश्ता निकालना है, पावर में रिश्ता निकालना, पहचान गए ना सवाल का टाइप? तो जो बेस है 2 3 और इनमें रिलेशन देखो, क्या रिलेशन है? 2 3 6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 बराबर 6 की पावर, पावर जुड़ती है, डिवाइड में पावर घटती है। 2 की पावर यहाँ क्या है? एक को x से डिवाइड करो, +1/y+1/z। ठीक है, एक बार और लिख लीजिए, cot थीटा बराबर 2√2 है। तो पूछा के बराबर क्या करने लगे? पागल, ध्यान से सुनिए कैसे करना है। सवाल में ये पूछा, रेशियो पता है तो पूछो कि नीचे में हर जगह दो दो, फिर कौन सवाल काय का आ गई है? रेशियो का।
भाई नहीं, जो अभी पेपर लिया है उसी में आया, और आपका पेपर भी टी से। करो। ऑन ए 900 मीटर सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है 900 मीटर लंबा, दो रनर ए और बी एक साथ दौड़ना शुरू करते सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, है ना। ए और बी दो रनर अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में दौड़ते एक साथ, ए 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दे टेक ए 90 सेकंड ब्रेक आफ्टर एवरी 15 मिनट और रनिंग। 15 मिनट दौड़ने के बाद बेचारे 90 सेकंड सोच पाते हैं, ब्रेक लेते हैं। Determine the total time it take for them to meet at the starting point for the 8th time। बताइए स्टार्टिंग पॉइंट पर 8वीं बार मिलने में उन्हें कितना समय लगेगा, एक्सक्लूडिंग द इनिशियल पोजीशन एट टाइम जीरो। टाइम जीरो की पोजीशन को नहीं लेना है भाई। जब रेस शुरू होती है तो मैं और खिलाड़ी बराबर में दौड़ेंगे, ऐसे हाथ मिला के तो रेस शुरू होती है, तो स्टार्टिंग में तो सब मिलते ही हैं, स्टार्टिंग वाला नहीं लेना, स्टार्टिंग के हटा के आपको लेना है कि 8वीं बार कितने समय के बाद ये मिलेंगे, समझ में आया। लेकिन यहां एक गड़बड़ है, टोटल मिलने में स्टार्टिंग पॉइंट पर, कहा स्टार्टिंग बीच। देखो जब दो खिलाड़ी सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं तो बीच में भी कहीं मिल सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं मिलाना, बहुत अच्छा समझ लेगा। ये सर्कुलर ट्रैक का मैदान हो गया, यहां से दो खिलाड़ी ए और बी दौड़ना शुरू किए एक साथ अपोजिट। 8वीं बार जो है कितने टोटल टाइम के बाद मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है तो ये पता लगाइए कि ए एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, ए को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा। ट्रैक का एक चक्कर लगाने में 150 सेकंड और 225 सेकंड लेते हैं मेरे प्यारे भाई। दौड़ना शुरू किया, खटाक दोनों दौड़े, 450 सेकंड के बाद मिले, यानी कि वो पहली बार 450 सेकंड के बाद मिलेंगे। फिर दोबारा से जब यहां मिल गए, दोबारा से वही चीज शुरू हो गई, फिल्म बिल्कुल सेम बन गई। फिर दोबारा 450 सेकंड बाद मिलेंगे, फिर तिबारे 450 सेकंड बाद मिलेंगे, तो वो हर बार 450 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो 8 बार मिलने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, 8 से मतलब 7। ये आंसर नहीं। एक सवाल ऐसा है कि कलेजा मजबूत कर लीजिए, आप ये लाइन देख लेते हैं हर के बाद। ये तो तब है जब वो कोई ब्रेक ना रहे, लगातार 1 घंटा दौड़ते रहें। लेकिन क्या है, 60 मिनट में वो मिल जाएंगे, ठीक है। दौड़ना शुरू किया, 60 मिनट में मिलना चाहिए 8वीं बार। 15 मिनट बाद एक ब्रेक लेंगे, फिर 15 मिनट बाद एक ब्रेक लेंगे, फिर 15 मिनट बाद एक ब्रेक लेंगे, फिर 60 मिनट में तो भैया रेस ही 8वीं बार मिली गई, तो ब्रेक लेने का कोई मतलब ही नहीं। यानी कि टोटल ब्रेक कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। और एक कितने का है, नॉन स्टॉप दौड़ने में 7 मिनट वो लेंगे ब्रेक, यानी टाइम बाद मिले
मिनट 64.5 मिनट यानी कि 64 मिनट 30 सेकंड। सवाल है? सवाल के सामने दुकानदार अपने सामान 24% ऊपर रखता है, ग्राहक को डिस्काउंट देता है और बेचते समय वो हर 1 किलो सामान में 101 ग्राम कम देता है। तो दुकानदार का लाभ परसेंट क्या है? यानी कि बेईमान दुकानदार का सवाल आ गया, वर्ल्ड फेमस। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 24% वो सामान का बढ़ा के एमआरपी लगाता है। यानी दुकानदार अगर खरीद रहा है तो उसका एमआरपी कितना लगा रहा है? 100 से 24% ज्यादा 124 एमआरपी। लेकिन वो 15% डिस्काउंट भी देता है कस्टमर को, है ना? इजीली हो जाएगा ना। 3/20, 3/20 डिस्काउंट, 20 पे मन नहीं भरता। वो हर 1 किलो सामान में 101 ग्राम सामान कम देता है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। अगर कोई कस्टमर आएगा कि भैया मैं 1000 ग्राम चीनी दे दो, अंदर अपने कस्टमर को 899 ग्राम चीनी देके 1000 ग्राम चीनी का पैसा ले रहा है। ये प्रॉफिट हुआ ना, वजन कम करने की वजह से। ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ इन सब की? सीधी सीधी गुणा। देखिए 2 जीरो। हाँ 31 है ना, 31 दूनी 62, 31। इससे इसका समान कितने में था? 34 में। तो 5 का प्रॉफिट होगा कितने पर? परसेंटेज में गुणा 500/210, नहीं कि 17 पॉइंट समथिंग पहला ऑप्शन है। ठीक है ना भाई, आगे आ जाओ। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी है जिसके शीर्ष है ये। इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या है? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताने हैं। किसी भी ट्राइंगल के अगर केंद्रक के निर्देशांक बताने हैं तो जो भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उनका एवरेज ले लो, है ना? सेंट्रॉइड के निर्देशांक बताने हैं, जैसे आपको एबीसी तीनों वर्टेक्स के दिए हैं। एक्स को 5, 7, ठीक है ना? बताइए। कॉस माइनस साइन 21/cos 21 प्लस साइन 21। मेरे भाई ये कंसेप्ट कई सारे सवाल टीसीएस ने एसएससी में इस पर पूछे थे, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं कि रेलवे भी पूछ सकता है। टेन 45 माइनस थीटा क्या आएगा? टेन ए माइनस, सबको पता है टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 + टेन ए टेन बी। तो टेन 45 डिग्री 1, तो आ जाएगा 1 - tan थीटा बटे 1 + tan थीटा। ठीक है बच्चों, टेन का मतलब क्या होता है? साइन बटे कॉस। तो अगर टेन की जगह क्या रख दें आप? साइन बटे, एलसीएम लेंगे कॉस 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 कट जाएगा।
कर दिया। ठीक है भाई, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि टेन 45 डिग्री प्लस थीटा पर भी सवाल बन सकता है। टेन ए प्लस बी जब यहाँ पे लगाओगे तो ये आ जाएगा कॉस प्लस साइन बटे कॉस माइनस साइन, थीटा हो जाएगा कॉस प्लस साइन बटे कॉस माइनस साइन। मजा आ गया ना भाई पढ़ के? हाँ जी, आगे चलो। क्या है? What is the area of region between two concentric circle if the chord of outer circle of length 14 centimeter is a tangent of inner circle? नहीं समझ पाए ना, मैं बताता हूं हिंदी में। बाहरी वृत्त की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल क्या है? नहीं समझे? ये दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल में वो सर्कल होते हैं जिन एक ही जगह होता है ना, ये हो गया। अब इनके बीच में मेरे भाई ये वाला एरिया है कि नहीं, ये वाला पूछा है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बड़े सर्कल की एक कॉर्ड है जो छोटे सर्कल की यहां पर टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है ए बी, जो छोटे सर्कल की यहां पे टेंजेंट भी है, मान लो पॉइंट सी पर। ठीक है भाई, और आपको इस ए बी के लंबाई तो आपसे पूछ दिया आप इसका डायरेक्ट शॉर्ट, ये भी जो भी कॉर्ड है 14 दी है ना ए बी की लंबाई, इसके आधे का स्क्वायर, ये सीधा शॉर्टकट है। नहीं समझे होंगे, मैं आपको बताता हूं। मान लो कि भाई है दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर और बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर। ठीक ना? अब आप मुझे एक बात बताइएगा यहां पे कि ये पॉइंट सी तो आधा आधा कर देगा ना जीवा को, यानी कि अगर ये जीवा ए बी है तो पॉइंट सी पर आधा आधा हो जाएगी, कितना बचेगा? ए बी बटे 2 ले लेते हैं, साथ ले लेते हैं ना, ये ए बी बटे 2 प्रूफ भी करके बता देता हूं मैं, ए बी बटे 2। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लग जाएगा ये, क्योंकि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में क्या होगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का पाइथागोरस, 90 डिग्री के सामने कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए बी बटे 2 का, बोलो आप ये बताओ कि कंसेंट्रिक सर्कल के एरिया आएगा कैसे? जब बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घटाएंगे। बड़े सर्कल का एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, बड़े सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मेरे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो क्या करना है, दोनों तरफ पाई से गुणा। अगर पाई से गुणा कर देंगे तो क्या आ गया, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घट गया, यानी कि क्या आ गया, यही आ गया ना शेडेड रीजन। शेडेड रीजन आ गया कि नहीं? क्या आ गया भैया, पाई जो हमें बड़े सर्कल की कॉर्ड दिए, छोटे सर्कल की टेंजेंट, उसके आधे का स्क्वायर, यानी कि पाई 14/2 यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 7 से आपका 7 कट जाएगा, 22 7 100। ठीक है, वैसे भी कैलकुलेशन बहुत इजी है, 11 का मल्टीपल आएगा, ये बताओ है? हाँ, ये 6 अंकों की संख्या 11 से डिविजिबल है, तो कौन सा विकल्प m और n के बीच एक पॉसिबल करेक्ट रिलेशन एक्सप्रेस कर सकता है? अगर ये संख्या 11 से कटती है तो m और n के बीच क्या पॉसिबल करेक्ट रिलेशन हो सकता है? भाई 11 से कटती है तो ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। यहां क्या आएगा, n प्लस 3 प्लस, यानी कि 12 प्लस 10। फिर ऑड प्लेस के डिजिट का सम,
या 11 का, मैं इनके डिफरेंस को 0 करता हूं क्योंकि यहां पे कई सारे केस बनेंगे। इसने पूछा है कौन सी एक पॉसिबल रिलेशन है। अगर मैं इनका डिफरेंस 0 करता हूं, मान लो हम ये घटा देते हैं ना, मैंने मान लिया कि पहली वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, पहली वाली संख्या बड़ी है, तो 12 में से 10 घटाऊंगा प्लस n माइनस बराबर, तो ऐसा कुछ है कि हाँ n माइनस एम को ले जा ये देखो इसको उधर ले जाते हैं, है ना, n माइनस एम को उधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा m माइनस एन बराबर क्या आ गया, ये लो ना पहला ऑप्शन, ठीक है ना, n माइनस एम राइट साइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा m माइनस एन। 34वां हल कर दो भाई, समीकरण को हल करो, हल करके एक्स वाई जेड का मान बता दो। एनटीपीसी सीबीटी ग्रेजुएट वन, सीबीटी वन ग्रेजुएट लेवल का ही सवाल है ये। 3 इक्वेशन दी हुई हैं और आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने। इस तरह के कभी भी सवाल आते हैं, हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से उठाइए, हमेशा जो भी ऑप्शन इसमें फिट बैठता हो, सेटिस्फाई करे, वो आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं मेरे भाई ये वाला, ठीक है जी। इस इक्वेशन में x बराबर -15, y2 z -6, तो माइनस का 30 प्लस का 2 और -24, जोड़ के 8 नहीं आएगा ना क्योंकि निगेटिव ज्यादा हो गया। ये लेते हैं 15 दूनी 30 और 2 32 और -24 8, ये तो आ गया। अगर मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूं, x की जगह 15 रखूंगा, 15 दूनी 30, y की जगह 2, z की जगह -6, तो -24, तो 32 -24 8 आ गया। यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है, 15 दूनी 30, 2 32, 32 -18 14 आ गया। यहां कर 15 दूनी 30, 30 -6 24, 24 माइनस 24 0, ये नहीं कर रहा, नहीं ये 2 लेना है ना, x 15 दूनी 30, y की जगह 2 लेंगे, 30 6 36, 36 -24 12 कर तो रहा है। ये वाला बी वाला ऑप्शन रखेंगे ना, 15 दूनी 30, y की जगह 2 रखेंगे, 2 3 6, z की जगह -6 यानी कि माइनस का 24, तो 36 -24 12, 12 बराबर 12 सेटिस्फाई हो गया, तो यानी कि बी ऑप्शन ही सही हो गया। आखिरी सवाल करेंगे आज के टेस्ट का, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 35। जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का मॉक टेस्ट, पिछले वाले से ज्यादा बेहतर था और बढ़िया सवाल थे, ठीक है। ट्रेनें स्टेशन एम से 6:40 पे निकलती है और उसी दिन 3:40 पे स्टेशन एन पहुंचती है। ट्रेन भी स्टेशन एन से 8:40 पे निकलती है और उसी दिन 2:40 पे स्टेशन एम पहुंचती है। ट्रेन ए और बी के मिलने का टाइम ज्ञात कीजिए, है ना। अक्सर पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, बहुत फेमस है आपको मेरे भाई। ये 2 स्टेशन है एम और एन, ठीक है, ये 2 स्टेशन है एम और एन। तो ट्रेन स्टेशन एम से सुबह सुबह जल्दी 6:40 पे, 6:40 AM पे ट्रेन ए निकलती है और पहुंचती है उसी दिन दोपहर बाद 3:40 PM पे, ठीक है। तो आप बताओ ट्रेन ए को एम से एन तक जाने में कितना टाइम लगा। ट्रेन ए को एम से एन तक जाने में कितना टाइम लग गया, ये 9 घंटे लग गया, 9 आवर। कोई तकलीफ यहां पे नहीं। अब बताओ ट्रेन भी चलती है स्टेशन एन से 8:40 पे, 8:40 AM पे ट्रेन एन चलना शुरू करती है और ये चल रही है स्टेशन एम की ओर, 2:40 पे स्टेशन एम पहुंचते 2:40 PM पर, यानी कि ट्रेन बी जो है स्टेशन एन से स्टेशन एम की ओर आ रही। कितना टाइम लगेगा ट्रेन बी को ये पहुंचने में, 8:40 से 2:40 हो गया मेरे भाई 6 घंटे, ट्रेन बी को लगा 6 घंटे। तो बीच में कहीं ना कहीं दोनों ट्रेन मिली होंगी, यही तो पूछा कि कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी। ना तो आपको दोनों स्टेशन के बीच की दूरी पता, ना इन दोनों ट्रेन की स्पीड पता, कुछ नहीं पता, तो या तो आपको डिस्टेंस तो माननी पड़ेगी ना भाई, लेकिन आपको स्पीड भी निकालनी है, तो आप डिस्टेंस ही मानो।
का एलसीएम। मैंने मान ली कि ये डिस्टेंस, मान ली कि डिस्टेंस कितनी है ट्रेन के, तो ट्रेन ए 18 किलोमीटर जाती है, तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, 2/9, 2 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी जाती है 18 किलोमीटर 6 घंटे, स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब ध्यान कि ट्रेन ए ने कितने चलना शुरू किया है और ट्रेन ने चलना शुरू किया, तो यानी कि 6:40 से लेके 8:40 तक शुरू के 2 घंटे ट्रेन अकेले चल, यही लॉजिक है। 6:40 से लेके 8:40 तक ट्रेन ए की, मैं आपको कहा 40 तक ट्रेन ए चल रही है, 6:40 पे चलना शुरू करी, 8:40 तक 2 घंटे 6 किलोमीटर चली। चलने के बाद ए यहां आ गई, जैसी 8:40 हुई यहां ट्रेन बी भी चलना शुरू हो गई, और दोनों ट्रेन चल रही हैं अब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 2 और बी की स्पीड है, ट्रेन तो चलेंगी तो मिलेंगी। ये डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 18 था, तो अब ये डिस्टेंस बच गया 14। तो कितने टाइम के बाद, टोटल 18 था, ये 4 किलोमीटर, तो ये रह गया 14। बट स्पीड प्लस एक ट्रेन की स्पीड, पहले की 2 है, दूसरी 3 है, 14/5, यानी कि 14/5 आ गया। 2 सही 4/5 घंटे, यानी कि 2 घंटे 4/5 को 60 से गुणा करेंगे तो 48 मिनट। तो 2 घंटे 48 मिनट बाद ये दोनों ट्रेन मिलेंगी। 8:40 के बाद 2 घंटे 48 मिनट और लगेगा दोनों को मिलने में, तो 8 2 10 बज जाएगा, 40 और 48 88 हो जाएगा, तो 10:88, यानी कि 11:28 AM पे, 12 बजे से पहले ही मिल जाएंगे। ये तो आंसर नहीं होंगे, ठीक है ना। 8:40 में 2:48 जोड़ देंगे तो 11:28 पे मिल जाएंगे। खत्म। इसी के साथ हमारा शानदार रेलवे एनटीपीसी CBT2 मॉक समाप्त होता है। मैंने अपना वादा निभा दिया है कि मैं आपको बढ़िया क्वालिटी लेवल का मॉक टेस्ट कराऊंगा। इजी भी मैंने आपको करा दिया, बेस्ट भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पेपर तो देने जा रहे हैं पर उनकी इतनी बढ़िया तैयारी नहीं है। तो देखिए, रेलवे एनटीपीसी की दोबारा से 8,500 वैकेंसी आने वाली हैं। वो हमारी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो हमारा बैच है मेरे प्यारे भाई, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन बैच जो कॉम्बो बैच है, ठीक है, इसमें मैं आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, मैथ्स भी, रीजनिंग भी मेरे भाई, जीएस भी, इंग्लिश भी। और अगली बार जब आप पेपर दोगे एनटीपीसी का, तो ऐसे पेपर दोगे कि आपकी ही नौकरी कंफर्म होगी। सिलेक्शन बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी कॉम्बो में, ठीक है भाई। मॉक टेस्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मैं डिमोटिवेट नहीं होना है। 35 में से अगर इसमें 27-28 सवाल कर ले आपने तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है आपका स्कोर, ठीक है। चलिए, मेरी तरफ से आप सभी प्यारे भाइयों का जिनका रेलवे एनटीपीसी CBT2 का पेपर है, आखिरी पड़ाव है आपका, भगवान करे आपका पेपर बढ़िया जाए, जिसने मेहनत करी है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई वीडियो को देखने के लिए।